यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। जब उसने 5वीं बार तलवार खींची तो आरव का ड्रैगन रूपी शरीर लहूलुहान होने लगा था। आकाश भेदी आघात तकनीक को केवल दिव्य कलाकृतियों की ही आवश्यकता नहीं थी, बल्कि इसे क्रियान्वित करने के लिए एक शक्तिशाली शरीर की भी आवश्यकता थी। क्योंकि हर एक बार जब वो अपनी तलवार खींचता था तो यह उसके शरीर पर एक भारी बोझ डालता था। यदि उसके पास ड्रैगन पूर्वज की विरासत न होती तो वो अपने शरीर की पिछली ताकत के साथ अधिकतम केवल 3 बार ही तलवार खींच पाता। परंतु अब खुद को ड्रैगन रूप में बदलने के बाद यह उसके लिए लगातार 5 या उससे अधिक बार प्रहार करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि आरव भली भांति जानता था कि कालकेतु को मारने के लिए 5 आकाशभेदी प्रहार निश्चित रूप से नाकाफी थे। इसलिए उसने लगातार 10 प्रहार पूरे करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस कृत्य का परिणाम यह हुआ कि उसका ड्रैगन रूपी शरीर भी इसे सहन नहीं कर सका। आरव के बोलने से लेकर तलवार खींचने की शुरुआत करने तक मुश्किल से 2 पल से भी कम का समय बीता था। इन 2 पलों में आरव की पकड़ के भीतर लगातार 10 दिव्य कलाकृतियां चकनाचूर हो गईं। बैंगनी ऊर्जा की 10 विशाल किरणें आसमान को चीरती हुई सीधे कालकेतु की ओर बढ़ी। वे जहां से भी गुजरीं, अंतरिक्ष में एक विशाल दरार पैदा हो गई। पहले की तरह क्षतिग्रस्त अंतरिक्ष तुरंत अपने आप ठीक नहीं हुआ। अब न केवल फटे हुए अंतरिक्ष में ठीक होने के कोई लक्षण दिखे, बल्कि वह दरार और भी बड़ी होती जा रही थी। आसपास के सभी लोग आरव के इस उन्मादी कदम को देखकर हक्के बक्के रह गए। विशेष रूप से तियानजी, काली पोशाक वाली महिला और अन्य लोग, क्योंकि आरव द्वारा किए गए इस हमले ने उन्हें भी अत्यंत खतरे का एहसास करा दिया था। आरव केवल एक गुप्त तकनीक के माध्यम से राजसिंहासन स्तर पर पहुंचा था, जबकि वे सभी वास्तविक राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ थे। क्या यह संभव है कि वे साधना के समान स्तर पर वास्तव में अजेय हैं? क्या राजसिंहासन स्तर पर भी यही स्थिति है? कालकेतु यह सुनकर थोड़ा स्तब्ध रह गया कि आरव को उसे मारने के लिए केवल 10 प्रहारों की आवश्यकता है, और फिर वह ठहाका मारकर हंसने ही वाला था। क्योंकि एक संतस्तर के अलावा यहाँ तक कि मिंग सम्राट भी कालकेतु को हराने का दावा करने का साहस नहीं कर सकता था। हालांकि आरव ने केवल एक गुप्त तकनीक के माध्यम से राजसिंहासन स्तर प्राप्त किया था। तुम मुझे 10 प्रहारों में मार दोगे? क्या बकवास है। परंतु कालकेतु की वह मुस्कान, जो अभी पूरी तरह से फैली भी नहीं थी, आरव के तलवार खींचते ही जम गई। क्योंकि कालकेतु के अंतर्ज्ञान ने उससे कहा कि यह तलवार तकनीक खतरनाक थी, और जब आरव ने लगातार 10 प्रहार पूरे किए तो उसके अंतर्ज्ञान ने चेतावनी दी कि यह अत्यंत खतरनाक थी। कालकेतु गहरे सदमे में था। ऐसा हमला उसके द्वारा किया गया था। आखिरकार वह राजसिंहासन स्तर का 9वां रैंक का विशेषज्ञ था, और वह दुनिया का एक ऐसा सर्वोच्च विशेषज्ञ था जो केवल संतस्तर के दिग्गजों से नीचे था। फिर भी अब उसे वास्तव में एक ऐसे तुच्छ प्राणी की तकनीक से खतरा महसूस हुआ था जिसने राजसिंहासन स्तर प्राप्त करने के लिए केवल एक गुप्त तकनीक का सहारा लिया था। आरव को मरना ही होगा, उसे मरना ही होगा। इस समय कालकेतु के मन में केवल यही विचार बचा था, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि यदि आरव आज नहीं मरा और उसे बढ़ने का अवसर मिला तो सर्वोच्च हन साम्राज्य की तो बात ही छोड़िए, देवाधिपत्य लोक भी उसके सामने असहाय हो जाएगा। कालकेतु ने लापरवाही बरतने का साहस नहीं किया। वह जोर से गुर्राया और पलटवार करने ही वाला था। परंतु ठीक इसी क्षण आरव ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, और फिर एक अदृश्य शक्ति ने 30 किलोमीटर के दायरे की हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के सभी लोग दंग रह गए। कालकेतु भी हक्का बक्का रह गया। तलवार क्षेत्र। वह शापित तलवार क्षेत्र पहली बार कालकेतु के चेहरे पर व्याकुलता दिखाई दी।
क्योंकि उसने आरव के तलवार क्षेत्र को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। 11वां स्तर तलवार इंटेंट उसके लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन तलवार क्षेत्र की बात ही कुछ और थी। सालों पहले तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज ने राज सिंहासन स्तर पर रहते हुए ही संत स्तर के दिग्गजों का सामना करने के लिए इसी तलवार क्षेत्र का सहारा लिया था। तलवार क्षेत्र के भीतर सब कुछ दबा दिया गया था और उसमें राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञ भी शामिल थे। वे सभी एक रहस्यमय शक्ति द्वारा दबाए और रोके गए थे, जबकि आरव की तलवार की ऊर्जा की 10 किरणें तुरंत तेज हो गईं और व्यावहारिक रूप से प्रकाश की गति के बराबर पहुंच गईं। कालकेतु चकित रह गया। उसने अपनी हथेली घुमाई और उसकी पकड़ में एक विशाल कृपाण आ गई, जिसे उसने तेजी से आरव की तलवार की ऊर्जा की ओर चलाया। जिस क्षण उसने अपनी कृपाण घुमाई, कालकेतु की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी आंखों में आतंक छा गया, क्योंकि जिस गति से उसने अपनी कृपाण घुमाई थी वह पहले की तुलना में 100 गुना अधिक धीमी थी। सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। तलवार क्षेत्र के दमन का विरोध करने के लिए उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा पागलों की तरह उमड़ पड़ी और फिर उसने अपने सामने आ चुकी तलवार की ऊर्जा की उन 10 किरणों पर अपनी कृपाण तेजी से चलाई। बूम! जब पहली किरण कालकेतु की कृपाण से टकराई तो वह हिंसक रूप से कांपने लगी और कालकेतु के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। हालांकि दूसरी किरण भी तुरंत वहां पहुंच गई। बूम! एक और विस्फोट गूंज उठा। कालकेतु लगभग 300 मीटर पीछे हट गया, जबकि उसके हाथ में मौजूद दिव्य कलाकृति में मकड़ी के जालों की तरह दरारें पड़ने लगीं। तलवार की ऊर्जा की दूसरी किरण के बिखरने के बाद तीसरी किरण तुरंत वहां पहुंच गई। बूम! कालकेतु लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे चला गया और उसके हाथ की कृपाण पूरी तरह से टूट गई। कालकेतु अत्यंत अचंभित था। बूम! जब चौथी किरण कालकेतु की कृपाण से टकराई तो सभी ने दहशत के साथ देखा कि वह तुरंत हवा में उड़ गई और अनगिनत टुकड़ों में बदलकर आसपास बरसने लगी। कालकेतु भी हैरान रह गया। भले ही उसका भौतिक शरीर दुर्जेय था, लेकिन उसने आरव की तलवार तकनीक के खिलाफ सीधे तौर पर इसका सामना करने का साहस नहीं किया। इसलिए उसने तुरंत अपनी हथेलियों को एक साथ मिलाया और उन्हें आगे की ओर धकेल दिया, जिससे एक ऊर्जा से भरी हथेली आरव की 5वीं किरण से जा टकराई। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। कालकेतु की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं क्योंकि इस टक्कर में उसकी हथेलियां वास्तव में छिन्न-भिन्न हो गई थीं। इसके साथ ही तेज प्रभाव ने उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। व्यावहारिक रूप से एक ही पल में तलवार की ऊर्जा की छठी किरण कालकेतु के सामने पहुंच गई। चूंकि वे लगातार आ रही थीं और इस तथ्य के साथ कि वह तलवार क्षेत्र द्वारा दबाया और रोका गया था, कालकेतु बिल्कुल भी बच नहीं सका और वह केवल आकाशभेदी प्रहार का सीधे सामना ही कर सकता था। दूर हटो, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह चींटी समझता था। इस तरह की शर्मनाक स्थिति में धकेले जाने और अपनी हथेलियां तक खो देने के कारण कालकेतु का चेहरा विकृत हो गया था। वह गुस्से में दहाड़ा क्योंकि उसके भीतर से राज सिंहासन स्तर के 9वें रैंक की आभा फूट पड़ी थी और फिर उसके आसपास का अंतरिक्ष अचानक विकृत होने लगा। इसके अलावा उसके सामने के क्षेत्र से एक भयानक आभा बह निकली। इसे दबाओ! अचानक आरव की आवाज गूंज उठी। इन शब्दों के साथ ही तड़कने की आवाजें गूंजने लगीं। दर्शकों ने दहशत के साथ देखा कि आरव के तलवार क्षेत्र के दायरे के भीतर का अंतरिक्ष वास्तव में कांच की तरह टूटने लगा था। दूसरी ओर कालकेतु के सामने का विकृत अंतरिक्ष तुरंत कुचल दिया गया और पूरी तरह से स्थिर हो गया। बस एक ही पल में आरव की 7वीं किरण कालकेतु की छाती से जा टकराई। 8वीं, 9वीं और 10वीं किरणें भी उसके ठीक पीछे पीछे आईं। सरसराहट, 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 सरसराहट।
आसपास के सभी लोगों ने देखा कि तलवार की ऊर्जा की 4 किरणें कालकेतु की छाती के पार निकल गईं। इस क्षण ऐसा लगा मानो समय ठहर गया हो। कुछ ही देर बाद कालकेतु ने अपनी छाती के छिद्रों को देखने के लिए अपना सिर झुकाया और फिर उसने आरव की ओर देखा और कहा, तलवार क्षेत्र वास्तव में दुर्जय है। कोई आश्चर्य नहीं कि तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज राज सिंहासन स्तर पर रहते हुए भी संत स्तर के दिग्गजों का सामना करने के लिए इस पर भरोसा कर सकते थे। आरव, तुम वास्तव में मजबूत हो और तुम क्षमता से भरे हुए हो। तुम निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज से भी अधिक भयानक बनोगे। पुष्प महल की खातिर तुम्हारे साथ दुश्मनी मोल लेने का हमारे सर्वोच्च हन साम्राज्य का निर्णय वास्तव में एक अत्यंत मूर्खतापूर्ण निर्णय था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूम, एक विस्फोट गूंजा क्योंकि कालकेतु के भीतर से तलवार इंटेंट की अनगिनत धाराएं फूट पड़ी। एक ही क्षण में उसका पूरा शरीर बिखर गया और उसका भौतिक शरीर और आत्मा दोनों तुरंत बिखरती हुई तलवार इंटेंट द्वारा मिटा दिए गए। राजसिंहासन स्तर का एक 9वां रैंक का विशेषज्ञ मारा गया था। इस दृश्य को देखकर दर्शक पूरी तरह स्तब्ध रह गए। इससे पहले बुजुर्ग मुनिश ने राजसिंहासन स्तर के कई 9वें रैंक के विशेषज्ञों को मारा था, लेकिन यह उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि बुजुर्ग मुनिश एक संत स्तर के विशेषज्ञ थे। फिर भी अब राजसिंहासन स्तर का एक 9वां रैंक का विशेषज्ञ आरव के हाथों मारा गया था, जिसने राजसिंहासन स्तर प्राप्त करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया था। इसके अलावा उसने ऐसा उन सभी की नजरों के सामने किया था, इसलिए वे सोच रहे थे कि क्या आरव इंसान भी है। वज्रिका ने प्राचीन नगर की दीवारों पर खड़े होकर अपनी आंखें मटकाई और फिर अपने हाथ में लिए आत्मिक फल को कुतरते हुए धीरे से बोली, कितने दुर्जय हैं। बैंगनी मिंक, जो इसी तरह एक आत्मिक फल पकड़े हुए उसके कंधे पर बैठी थी, उसने भी सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार कालकेतु एक ऐसा अस्तित्व था जो उसके पिता के समान स्तर पर था, हालांकि वह आरव द्वारा मारा गया था। इस समय नन्ही साथी की आंखें खुली की खुली रह गईं और वे उत्साह से भर गईं। इस क्षण किसी ने भी आरव के चेहरे के पीलेपन पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा उसने उस सारे खून को जबरन निगल लिया जो उसके गले से ऊपर आ रहा था। इसके अलावा उसके भीतर से विभिन्न प्रकार की तलवार इंटेंट लगातार निकल रही थीं और कम से कम 10 प्रकार की तलवार इंटेंट उसके भीतर पागलों की तरह उथल पुथल मचा रही थीं। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। यदि यह उसकी मूल ताकत पर आधारित होता तो वो ड्रैगन पूर्वज की विरासत से प्राप्त क्षमता के साथ खुद को ड्रैगन रूप में बदले बिना लगातार केवल 2 या 3 प्रहार ही पूरे कर पाता। उसने ड्रैगन रूप में आने के बाद वो लगातार 5 से 6 प्रहार पूरे कर सकता था, लेकिन लगातार 10 बार प्रहार करने से उसके शरीर की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर दिया था। इस तथ्य के साथ कि उसने जबरन तलवार क्षेत्र को सक्रिय किया था, इसके कारण वो फटने की कगार पर पहुंच गया था। यदि उसका भौतिक शरीर इतना मजबूत न होता तो वो उस दिन वज्रध्वज की तरह पहले ही फट चुका होता। यह कहा जा सकता है कि आरव का शरीर बेहद खराब स्थिति में था और वो बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से घायल था। उसकी बाहरी चोटें कोई समस्या नहीं थीं क्योंकि उसके शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता थी और ऐसी चोटें उसके लिए कुछ भी नहीं थीं। सबसे महत्वपूर्ण कारक उसके शरीर के भीतर की तलवार इंटेंट थी। वो उसके पूरे शरीर में पागलों की तरह दौड़ रही थीं और जरा सी चूक उसे वज्रध्वज की तरह उड़ा सकती थी। इसके बावजूद आरव के पास अपने शरीर की इस भयानक स्थिति को जबरन दबाने और एक शांत रूप का ढोंग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आरव ने धीरे धीरे एक और तलवार निकाली और फिर धीरे धीरे उसे प्राचीन म्यान में डाल दिया,
जबकि आसपास के सभी लोग देख रहे थे। उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं, और यह ऐसा था जैसे कोई सामान्य रूप से जितनी गति से चलता है उससे कुछ गुना धीमी हो। हालांकि यह बिल्कुल वैसी ही धीमी हरकतें थीं जिसने सर्वोच्च हन साम्राज्य के अन्य 5 राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों की पलकों को झकझोर दिया, और वे सहज रूप से लगभग 300 मीटर पीछे हट गए। वे कालकेतु की तुलना में बहुत कमजोर थे, इसलिए वे आरव के केवल 2 या शायद 3 हमलों का ही विरोध कर सकते थे, लेकिन वे एक का भी सामना नहीं करना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने आरव को धीरे धीरे अपनी तलवार म्यान में डालते देखा, हर किसी ने अपने दिलों पर अत्यधिक दबाव महसूस किया। वास्तव में उनमें से कोई भी इस बात से वाकिफ नहीं था कि आरव यह सब जानबूझकर नहीं कर रहा था। यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि वो अपनी तलवार उठाने तक की ताकत से लगभग महरूम हो चुका था। अंत में आरव ने तलवार को प्राचीन म्यान के भीतर पूरी तरह से रख दिया, और फिर उसने अपना सिर उठाया और सर्वोच्च हन साम्राज्य के उन राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों की ओर देखा। क्या आप सभी एक एक करके मेरे पास आएंगे या सभी एक साथ? जैसे ही आरव ने अपनी बात समाप्त की, अचानक उसके भीतर से तलवार इंटेंट की अनगिनत धाराएं बाहर निकलने लगीं। इस समय भले ही उसकी तलवार इंटेंट केवल 8वें स्तर पर थी, फिर भी वह जहां से भी गुजरी उसने शून्य को चीर दिया और उसके चारों ओर अनगिनत गहरे काले छेद बन गए। उस दृश्य को देखकर उन 5 राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों की पलकें फड़क उठीं और फिर उनमें से किसी की भी हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। वास्तव में यदि वे उसे ध्यान से देखते तो वे पाते कि वह तलवार इंटेंट आरव द्वारा उत्सर्जित नहीं की गई थी, बल्कि वह ऐसी तलवार इंटेंट थी जो उसके भीतर से निकली थी और उसके शरीर को भेदकर बाहर की ओर शॉट मार रही थी। हालांकि क्योंकि आरव ने कालकेतु को मार डाला था, वे 5 राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ अपने दिल की गहराइयों से आरव से डर गए थे, इसलिए उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अन्यथा यदि वे फिर से आपस में जुड़ जाते तो आरव निश्चित रूप से मारा जाता। बूम! अचानक आकाश में एक जोरदार विस्फोट गूंज उठा और फिर आसमान से एक विशाल समाधि पत्थर नीचे आया। उसने उन 5 राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों पर प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले ही तुरंत हमला कर उन्हें उड़ा दिया। कुछ ही समय में बुजुर्ग मुनिश और ध्वंसकाल सम्राट सभी के सामने आ गए। बुजुर्ग मुनिश पहले की तरह ही सामान्य दिख रहे थे। दूसरी ओर ध्वंसकाल सम्राट के बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। इसके अलावा उनके कपड़ों के कई हिस्से फट चुके थे। स्पष्ट रूप से बुजुर्ग मुनिश के साथ युद्ध के दौरान वे बेहद कमजोर स्थिति में आ गए थे। बुजुर्ग मुनिश को देखकर दक्षिणी क्षेत्र के सभी लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि बुजुर्ग मुनिश जैसे एक अर्धसंत के साथ होने पर ही उनमें सर्वोच्च हन साम्राज्य और देवाधिपत्य लोक के खिलाफ खड़े होने का आत्मविश्वास आ सकता था। बुजुर्ग मुनिश और ध्वंसकाल सम्राट के यहाँ प्रकट होने के बाद मिंग सम्राट और बाकी सभी लोग भी वहां पहुंच गए। दिव्य मिंग दल को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि 20 राजसिंहासन स्तर के दिव्य मिंग में से केवल 13 ही जीवित बचे थे। इसके अलावा ड्रैगन सम्राट और अन्य लोगों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए हमले के कारण मिंग सम्राट स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बेशक 4 महान दिव्य बिस्ट कबीलों और देवाधिपत्य लोक को भी भारी क्षति हुई थी। अब केवल 4 दिव्य स्वर्ण ड्रैगन बचे थे। श्वेत बाघ, वर्मिलियन पक्षी और काला कछुआ कबीले बेहतर स्थिति में थे और उनके पास 5-5 राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ बचे थे। देवाधिपत्य लोक को सबसे बुरा नुकसान हुआ था, क्योंकि उनका केवल एक ही राजसिंहासन स्तर का विशेषज्ञ जीवित बचा था। 50 राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों में से अब केवल एक बचा था। महाचिन साम्राज्य ने 3 राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को खो दिया था और ललित सिंह तथा बलीश दोनों ही युद्ध के दौरान मारे गए थे।
डार्क बिस्ट साम्राज्य को भी भारी नुकसान हुआ था। बिस्ट सम्राट के अलावा डार्क बिस्ट साम्राज्य के अन्य सभी राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञ मारे जा चुके थे। क्योंकि डार्क बिस्ट का रक्त कबीला 4 महान दिव्य बिस्ट कबीलों की तुलना में कमजोर था, इसलिए वे युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप से नुकसान में थे। बेशक कुल मिलाकर सबसे अधिक नुकसान सर्वोच्च हन साम्राज्य और देवाधिपत्य लोक को ही हुआ था, क्योंकि वे व्यावहारिक रूप से पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। तुम्हें दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले की विरासत मिल गई। अचानक ड्रैगन सम्राट ने आरव के ड्रैगन जैसे रूप को देखा और वह अनजाने में आश्चर्य से चिल्ला उठा। जब कुछ समय पहले बुजुर्ग मुनिश को मारने की योजना शुरू हुई थी, तो वह और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के अन्य विशेषज्ञ सीधे प्राचीन नगर आ गए थे और उन्होंने आरव पर आगे कोई ध्यान नहीं दिया था। बेशक उन्हें आरव पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि जहां तक उनका सवाल था, जब तक आरव के गुरु जीवित नहीं रहेंगे तब तक आरव को आकाशीय बिजली कुंड के भीतर जो भी भाग्य मिला हो वह पूरी तरह से अर्थहीन होगा। आखिरकार अर्धसंत के संरक्षण के बिना आरव को मारना एक चींटी को कुचलने जितना आसान था। लेकिन स्थिति की वास्तविकता यह थी कि उस अर्धसंत की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। बेशक वह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि आरव के पास ड्रैगन वंश की तरह ही ड्रैगन के सींग, स्केल और पंजे थे। मिंग सम्राट ने अचानक आरव की ओर देखा और उसका आकार भांपते हुए कहा, क्या तुम्हें वास्तव में वह कवच मिला है? आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह ड्रैगन पूर्वज की विरासत है। मिंग सम्राट थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर वह पागलों की तरह जोर से हंस पड़ा। दूसरी ओर ड्रैगन सम्राट और अन्य ड्रैगनों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। हर एक राज सिंहासन स्तर का ड्रैगन आरव को आतंक से देख रहा था, जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों। श्वेत बाघ, काला कछुआ और वर्मिलियन पक्षी कबीलों के सदस्यों के चेहरे भी काफी खराब दिख रहे थे। मिंग सम्राट कुछ देर तक हंसा और फिर उसने आरव से पूछा, चूंकि तुम्हें ड्रैगन पूर्वज की विरासत मिली है, तो क्या इस विरासत ने यह संकेत दिया कि तुम ड्रैगन कबीले के राजा या ऐसा ही कुछ बनोगे? आरव ने सिर हिलाया और कहा, मेरे भीतर ड्रैगन पूर्वज का रक्त है और मैं ड्रैगन कबीले का राजा हूँ। उसने कुछ भी नहीं छुपाया, क्योंकि उसका अंतर्ज्ञान कह रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। निश्चित रूप से मिंग सम्राट मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छे, अपने भीतर के ड्रैगन रक्त को सक्रिय करने का प्रयास करो। आरव यह सुनकर एक पल के लिए झिझका और फिर उसने अपने भीतर की प्राचीन बैंगनी ऊर्जा का उपयोग करके अपने भीतर भड़कती तलवार इंटेंट को बलपूर्वक दबा दिया। उसके बाद उसने अपने भीतर के ड्रैगन रक्त को सक्रिय किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, ड्रैगन सम्राट के अलावा अन्य सभी दिव्य स्वर्ण ड्रैगन आसमान से गिर पड़े और जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दूसरी ओर ड्रैगन सम्राट भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहा था। उसके पीले चेहरे पर पसीने की अनगिनत बूंदें आ गई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भारी दबाव को सहन कर रहा हो। आरव दंग रह गया। यह क्या हो रहा है? हाँ, मिंग सम्राट जोर से हंसा और बोला, यह ब्लडलाइन दबाव है। तुम्हारे भीतर ड्रैगन पूर्वज का रक्त सभी ड्रैगनों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। समान साधना वाले ड्रैगन का सामना करते समय तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपने ब्लडलाइन दबाव का उपयोग करना होगा और वह ड्रैगन वापस लड़ने में सक्षम नहीं रहेगा। हाँ। अब से ड्रैगन सम्राट के अलावा ड्रैगन कबीले के अन्य सभी ड्रैगन उन मेमनों की तरह होंगे जिन्हें तुम अपनी इच्छानुसार काट सकते हो। आरव थोड़ा स्तब्ध था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि ब्लडलाइन दबाव वास्तव में इतना भयानक होगा। आखिरकार वे राजसिंहासन स्तर के ड्रैगन भी वास्तव में उसका विरोध करने में असमर्थ थे। बेशक यह एक अच्छी बात थी।
ऐसा लगता है कि जब मैं खाली रहूंगा तो मुझे दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले की एक और यात्रा करनी चाहिए। आरव ने उदासीनता से बात की। तुम? ड्रैगन सम्राट ने गुस्से में आरव को घूर कर देखा, लेकिन आरव ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं और ड्रैगन सम्राट की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। इस समय उसके भीतर की तलवार इंटेंट बेहद भयानक रूप से हिंसक हो गई थी, इसलिए उसे दबाने पर ध्यान केंद्रित करना था। अन्यथा थोड़ी सी भी चूक उसकी मृत्यु का कारण बन सकती थी। इसलिए उसके पास ड्रैगन पूर्वज की विरासत के मामले को एक तरफ रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ड्रैगन पूर्वज के प्रति अपने कर्ज को ध्यान में रखते हुए वह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले को एक मौका देगा, लेकिन अगर उन्होंने उस अवसर का सम्मान नहीं किया तो समय आने पर वह कोई दया नहीं दिखाएगा। बेशक वे सभी भविष्य के मामले थे। इस क्षण उसका मुख्य उद्देश्य अपने शरीर में भड़कती तलवार इंटेंट और अपने गंभीर रूप से थके हुए शरीर से निपटना था। ध्वंसकाल सम्राट ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने बुजुर्ग मुनिश की ओर देखा और कहा, हम हार गए हैं। आज से सर्वोच्च हन साम्राज्य अगले 50 वर्षों तक दक्षिणी क्षेत्र में कदम नहीं रखेगा। ठीक है। बुजुर्ग मुनिश ने गहराई से सोचने से पहले आरव की ओर देखा और कहा, तुम तय करो कि यह शांति है या युद्ध। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वहां उपस्थित हर किसी ने आरव की तरफ देखा। सर्वोच्च हन साम्राज्य ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। अब सवाल यह था कि इस सब पर दक्षिणी क्षेत्र का क्या रुख था। अगर आरव शांति का रास्ता चुनता तो मानव संसार को कुछ समय के लिए शांति मिल जाती, लेकिन अगर आरव ने युद्ध को चुना तो इसका मतलब यह था कि लड़ाई अभी सिर्फ शुरू हुई थी। एकमात्र अंतर यह था कि अब सर्वोच्च हन साम्राज्य का पलड़ा भारी नहीं रह गया था। क्या सेनाएं वापस अपने शिविरों में लौटेंगी या फिर खून की नदियां बहेंगी? भविष्य पूरी तरह से आरव पर निर्भर था। कुछ ही पल बीते थे कि आरव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और फिर उसने बुजुर्ग मुनिश की ओर देखते हुए कहा, बुजुर्ग मुनिश, क्या आप ध्वंसकाल सम्राट को मारने में सक्षम हैं? वहां मौजूद हर कोई यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। ध्वंसकाल सम्राट 4 महान दिव्य बिस्ट कबीले के विशेषज्ञों और देवाधिपत्य लोक के उस आखिरी बचे हुए विशेषज्ञ के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। इस समय दक्षिणी क्षेत्र और सर्वोच्च हन साम्राज्य दोनों को ही भारी नुकसान उठाना पड़ा था। जहां तक उनका सवाल था, दोनों पक्षों को इस समय खुद को संभालने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि आरव वास्तव में लड़ाई जारी रखने का इरादा रखता है और वह एक संतस्तर के योद्धा को मारने की सोच रहा था। वह पूरी तरह से एक पागल इंसान है। यहां तक कि बुजुर्ग मुनिश भी आरव की बात सुनकर थोड़े स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्हें भी आरव से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कुछ पल के लिए गहराई से विचार किया और फिर कहा, उसने अभी अभी अपना कुछ रक्तसार खोया है, इसलिए उसकी ताकत काफी कम हो गई है। अगर मैं बिना थके उसका पीछा करूं और अपनी पूरी ताकत लगा दूं तो मुझे उसे जान से मारने का 60% भरोसा है और मुझे 90% भरोसा है कि मैं उसकी चोटों को और अधिक गंभीर कर सकता हूं। बुजुर्ग मुनिश, इसके लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? आरव ने पूछा। बुजुर्ग मुनिश मुस्कुराए, मुझे थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। आरव ने सिर हिलाया और कहा, अगर ऐसा है तो। बुजुर्ग मुनिश, कृपया सर्वोच्च हन साम्राज्य के इस संतस्तर के योद्धा को खत्म कर दीजिए। मानव जाति को केवल एक ही संतस्तर के योद्धा की आवश्यकता है। ऐसा नहीं था कि आरव सर्वोच्च हन साम्राज्य के साथ युद्ध विराम नहीं करना चाहता था। आखिरकार वह खुद गंभीर रूप से घायल था और उसे ठीक होने तथा अपने शरीर के भीतर भड़क रहे तलवार इंटेंट को शांत करने के लिए समय चाहिए था।
हालांकि वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि सर्वोच्च हन साम्राज्य जिस तथाकथित युद्ध विराम की बात कर रहा है वह सिर्फ एक बकवास है। एक बार जब देवाधिपत्य लोक से और मदद आ जाएगी या कोई दूसरा मौका मिलेगा तो सर्वोच्च हन साम्राज्य निश्चित रूप से वापसी करेगा और दक्षिणी क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर देगा। वर्तमान में दक्षिणी क्षेत्र का पलड़ा भारी था और उसे लगा कि इस स्थिति का फायदा न उठाना बेहद मूर्खता होगी। बुजुर्ग मुनिश ने कुछ देर आरव को देखा और फिर वे ठहाका लगाकर हंस पड़े। इसके तुरंत बाद बुजुर्ग मुनिश की आकृति अचानक गायब हो गई और वे अत्यधिक वेग से ध्वंसकाल सम्राट की ओर बढ़े। भले ही मैं आज मरने वाला हूँ, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर डूबूंगा, ध्वंसकाल सम्राट की भयानक आवाज गूंजी और फिर वह बुजुर्ग मुनिश के साथ आसमान की ऊंचाइयों में चला गया। आरव ने अपने दिमाग से एक आदेश जारी किया और सभी तलवार सेवक उसके सामने प्रकट हो गए। उसने कहा, मार डालो, सर्वोच्च हन साम्राज्य के हर एक इंसान को खत्म कर दो, मारो। दक्षिणी क्षेत्र के अनगिनत योद्धा प्राचीन नगर से बाहर निकल आए और सर्वोच्च हन साम्राज्य की सेना पर टूट पड़े। इस समय सर्वोच्च हन साम्राज्य की सेना बिना किसी सेनापति के थी और आरव की ताकत से वे पहले ही अत्यधिक डरे हुए थे, जिसके कारण पूरी सेना में अराजकता फैल गई थी। जब उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र के योद्धाओं को अपनी ओर बढ़ते देखा तो कई लोगों की पहली प्रतिक्रिया दुश्मनों से लड़ने की नहीं बल्कि पीछे मुड़कर भागने की थी। बिना सेनापति की सेना वास्तव में कोई सेना नहीं होती। दक्षिणी क्षेत्र के लिए एकमात्र खतरा 4 महान दिव्य बिस्ट कबीलों और देवाधिपत्य लोक के वे राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ थे। ध्वंसकाल सम्राट को बुजुर्ग मुनिश द्वारा आसमान में खींच लिया गया था, इसलिए 4 महान दिव्य बिस्ट कबीलों के विशेषज्ञों ने तुरंत देवाधिपत्य लोक के उस आखिरी बचे विशेषज्ञ को अपना नेतृत्व सौंप दिया। आरव, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें हमारे देवाधिपत्य लोक को इस तरह नीचा दिखाने की अकल्पनीय कीमत चुकानी पड़ेगी, देवाधिपत्य लोक के उस आखिरी बचे विशेषज्ञ ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने कभी अपनी मर्जी से देवाधिपत्य लोक को ठेस नहीं पहुंचाई, आरव ने कहा। यह हमेशा आपका देवाधिपत्य लोक ही रहा है जो मेरे साथ मुश्किलें खड़ी करने आता रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे आप चींटी से भी कमजोर समझते थे वह वास्तव में आपको इतनी भयानक कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा, है ना? ठीक है, आप किसी भी तरह से एक राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ हैं, इसलिए इन धमकियों को जारी रखना मुझे सिर्फ यही सोचने पर मजबूर करेगा कि आप एक मूर्ख हैं। अगर आप मर्द हैं तो असल में कुछ करके दिखाइए, अन्यथा अपना मुंह बंद रखिए। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अत्यधिक उत्तेजित होने के कारण उसके शरीर के भीतर से लगभग 1 दर्जन तलवार इंटेंट की धाराएं बाहर निकल आईं और उसके शरीर पर कुछ और गहरे घाव हो गए। इसके कारण आरव का चेहरा और भी पीला पड़ गया। देवाधिपत्य लोक के उस विशेषज्ञ का चेहरा पूरी तरह से गुस्से से तमतमा उठा था। अगर उसकी निगाहें मार सकती तो आरव अब तक मर चुका होता। वह सचमुच इसी समय आरव को मार डालना चाहता था, लेकिन मिंग सम्राट और अन्य सभी राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ आरव के आसपास मौजूद थे, इसलिए भले ही वह 4 महान दिव्य बिस्ट कबीलों के विशेषज्ञों के साथ हाथ मिला लेता, फिर भी वह आरव का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। खासकर तब जब आरव इस समय खुद राजसिंहासन स्तर पर था। ऐसी अविश्वसनीय तलवार तकनीक से डरना उसकी मजबूरी थी। इसलिए इस बात पर विचार करते ही उसके मन में पीछे हटने का विचार आ गया। हालांकि 4 महान दिव्य बिस्ट कबीले पीछे नहीं हटना चाहते थे, क्योंकि उनका पूरा आधार इसी मुख्य महाद्वीप पर था। यदि वे अब पीछे हट गए और यदि वे अपने पूरे कबीलों को देवाधिपत्य लोक में स्थानांतरित नहीं कर पाए तो उन्हें निश्चित रूप से मिंग सम्राट के प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा।
इसलिए उनके पास इस अवसर का लाभ उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जहां बुजुर्ग मुनिश युद्ध में व्यस्त थे ताकि वे ध्वंसकाल सम्राट को खत्म कर सकें। 4 महान दिव्य बिस्ट कबीलों के विशेषज्ञ हमला करने ही वाले थे कि आरव ने अचानक प्राचीन म्यान के भीतर तलवार की मूंठ को थाम लिया और कहा, मिंग सम्राट, यह हमेशा आप ही रहे हैं जिन्होंने मेरी मदद की है, इसलिए अब समय आ गया है कि मैं आपका यह उपकार चुकाऊं। मुझे बताइए कि आप किसे मरा हुआ देखना चाहते हैं। मुझे देखने दीजिए कि क्या इन दिव्य जीवों के भौतिक शरीर मेरे हमलों का सामना कर पाएंगे या नहीं। इस समय आरव पूरी तरह से सिर्फ एक नाटक कर रहा था, क्योंकि उसका शरीर जिस हाल में था, तलवार चलाना तो दूर की बात थी, अगर उसने अपने तलवार इंटेंट का उपयोग करने की जरा भी कोशिश की तो उसका शरीर तुरंत फट जाएगा। लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। भले ही ध्वंसकाल सम्राट यहाँ नहीं था, फिर भी 4 महान दिव्य बिस्ट कबीलों और देवाधिपत्य लोक के उस आखिरी विशेषज्ञ की कुल ताकत दक्षिणी क्षेत्र की ताकत से कहीं अधिक थी। अगर वे अभी लड़ते तो भले ही दक्षिणी क्षेत्र जीत जाता, लेकिन वह एक ऐसी जीत होती जिसमें सब कुछ बर्बाद हो जाता। वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। आरव की बात सुनकर उन सभी के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। वे दिव्य बिस्ट थे और उनकी शारीरिक रक्षा प्रणाली बेहद भयानक थी, लेकिन वे उस तलवार तकनीक के जरिए किए जाने वाले हमलों का सामना करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रखते थे, क्योंकि भले ही वे उनका सामना कर लेते, फिर भी वे निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाते। उस समय उनके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं बचती, क्योंकि मिंग सम्राट अभी भी दुश्मनी की भावना के साथ उन पर नजर गड़ाए हुए था। मिंग सम्राट ने आरव की ओर देखा और जब उसने आरव के हाथ को तलवार की मूंठ थामे हुए थोड़ा कांपते देखा तो उसकी पलकें झपक गईं। मिंग सम्राट ने कुछ पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने ड्रैगन सम्राट तथा दूसरों की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, बुजुर्ग मुनिश के खिलाफ एकजुट होने पर उन सभी को अलग अलग स्तर की चोटें आई हैं। क्यों न तुम उन सभी पर 2-2 हमले करो और बाकी को मुझ पर छोड़ दो। चिंता मत करो, भले ही मैं उन सभी को न मार पाऊं, लेकिन मैं उनमें से कम आधे लोगों को तो खत्म कर ही दूंगा। आरव, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देवाधिपत्य लोक का वह विशेषज्ञ उनकी बातचीत सुनकर एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सका और वह तुरंत वहां से चला गया। आरव के राजसिंहासन स्तर पर पहुंचने के बाद जब उसने तलवार क्षेत्र और उस भयानक तलवार तकनीक का उपयोग किया तो उसकी ताकत उनके लिए एक बड़ा खतरा बनने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा मिंग सम्राट भी उसके साथ खड़ा था, इसलिए यह कहा जा सकता था कि उनकी संयुक्त ताकत किसी को भी मार सकती थी जिसे वे निशाना बनाते। वह यहाँ मरना नहीं चाहता था, इसलिए वह बिना किसी झिझक के पीछे मुड़ा और भाग निकला। ड्रैगन सम्राट और अन्य लोगों के चेहरे उसे जाते देख गंभीर हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि देवाधिपत्य लोक का यह व्यक्ति बिना किसी झिझक के उन्हें पूरी तरह से छोड़कर इस तरह भाग जाएगा। आरव ने देवाधिपत्य लोक के उस आखिरी विशेषज्ञ के जाने की दिशा में देखते हुए थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसके बाद उसका हाथ थोड़ा हिला। यह देखकर ड्रैगन सम्राट और अन्य लोगों के चेहरे एक बार फिर से बुरी तरह बदल गए। वास्तव में वे भी पीछे हटने का इरादा कर रहे थे, क्योंकि आरव और उसकी वह भयानक तलवार तकनीक सचमुच उनके अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती थी। साधना के इस स्तर पर पहुंचने के बाद कोई भी मरना नहीं चाहता था, लेकिन वे दिव्य बिस्ट कबीलों के सम्राट थे, तो अगर वे इस तरह पूरी दुनिया के सामने डरकर भाग जाते तो क्या उनकी प्रतिष्ठा धूल में नहीं मिल जाती। हालांकि जब उन्होंने देखा कि आरव वास्तव में अपनी तलवार खींचने का इरादा कर रहा है तो उनका दिल दहल उठा।
ठीक उसी समय जब उन्हें लगा कि आरव अपनी तलवार खींच लेगा, वह अचानक रुक गया और उसने ड्रैगन सम्राट की ओर देखा। ड्रैगन सम्राट, मुझे यानी आरव को ड्रैगन पूर्वज की विरासत मिली है, इसलिए चाहे जो भी हो मैं ड्रैगन वंश का कर्जदार हूँ। मैं आज ड्रैगन वंश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा, इसलिए अपने साथ इन सभी ड्रैगनों को लेकर यहाँ से चले जाओ। सभी ने तुरंत ड्रैगन सम्राट की ओर देखा। इसी बीच ड्रैगन सम्राट की भौहें कस गईं और वह थोड़ा झिझक महसूस करने लगा। सच कहा जाए तो वह वास्तव में इस अवसर का लाभ उठाकर यहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह अभी चला गया तो यह निश्चित रूप से अन्य दिव्य बिस्ट कबीलों को छोड़ने जैसा होगा। एक बार जब उसने ऐसा कर दिया तो उनके बीच के गठबंधन में दरारें आ जाएंगी। उस समय यदि मिंक सम्राट या आरव ने उन पर हमला किया तो दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला सचमुच खतरे में पड़ जाएगा। क्या हुआ? तुम जाना नहीं चाहते? अचानक आरव ने तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए एक भयानक रूप दिखाया और ठंडे स्वर में कहा, मैं ड्रैगन पूर्वज की दयालुता का बदला चुकाना चाहता था और ड्रैगन वंश के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम मुझे मारने पर तुले हुए हो। जब स्थिति ऐसी है तो मैं उसकी दयालुता की परवाह क्यों करूं? ड्रैगन सम्राट, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। यदि तुम अब भी जाने से इनकार करते हो तो यहाँ मौजूद सभी दिव्य स्वर्ण ड्रैगन अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। जरा सोचो, मेरे ब्लडलाइन दबाव के सामने तुम अपनी कितनी ताकत का उपयोग कर पाओगे। चलो यहाँ से। इस बार ड्रैगन सम्राट ने जरा सी भी झिझक नहीं दिखाई। वह तुरंत अन्य सभी ड्रैगनों को लेकर वहां से निकल गया। उसने अभी एक बात पर ध्यान नहीं दिया था और वह यह थी कि आरव के पास ड्रैगन पूर्वज का रक्त था। इसलिए वह जिन ड्रैगनों को अपने साथ लाया था उनकी बात तो दूर, वह खुद भी मिंक सम्राट और आरव की उस भयानक तलवार तकनीक के सामने तबाह हो सकता था, जबकि वह आरव के ब्लडलाइन दबाव के प्रभाव से जूझ रहा होता। इसलिए उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और न ही वह ऐसा करने की हिम्मत कर सकता था। वह तुरंत सभी ड्रैगनों को लेकर वहां से चला गया, क्योंकि अगर वह यहाँ रुकता और आरव दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले को निशाना बनाता तो उनके बचने का कोई मौका नहीं होता। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आरव के ब्लडलाइन दबाव से निपटने का कोई रास्ता खोजा जाए। चलो हम भी चलते हैं। ड्रैगन सम्राट के समूह के जाते ही दिव्य फीनिक्स कबीला भी तुरंत वहां से हट गया। इसके तुरंत बाद श्वेत बाघ और काला कछुआ कबीले भी बिना किसी झिझक के पीछे मुड़े और वहां से चले गए। यह देखकर मिंक सम्राट और अन्य लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। सरसराहट। अचानक हवा को चीरती हुई अनगिनत तलवार की ऊर्जाओं की आवाजें गूंज उठीं। सभी ने उन आवाजों के स्रोत की ओर देखा और उनके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। आरव के भीतर से लगातार अनगिनत तलवार की ऊर्जाएं बाहर निकल रही थीं और उनमें से हर एक ऊर्जा उसके शरीर को चीरती हुई बाहर आ रही थी। देखते ही देखते आरव का पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर लाखों तीर चलाए गए हों और उसका पूरा शरीर बारीक छिद्रों से भर गया था। उसी समय आरव का साधना स्तर एक ही झटके में नीचे गिर गया और कुछ ही देर में वह राजसिंहासन स्तर से गिरकर आत्मोन्नति स्तर के पहले रैंक पर पहुंच गया। इस समय आरव एक रिश्ते हुए गुब्बारे की तरह था। भाग्यवश आरव के भीतर की तलवार इंटेंट के पूरी तरह से बेकाबू होने से पहले ही बिस्ट सम्राट उसे शहर के भीतर स्थित नगर प्रमुख की हवेली में ले जाने में समय पर सफल रहे थे। इसलिए दक्षिणी क्षेत्र के योद्धाओं ने आरव को ढहते हुए नहीं देखा था। उन सभी ने केवल उस स्थान पर कई अलग अलग प्रकार की तलवार इंटेंट को उग्र रूप से गरजते हुए देखा जहां आरव खड़ा था, और तलवार इंटेंट ने उस क्षेत्र के शून्य को भी टुकड़ों में काट दिया था।
इस समय वे सभी आरव के प्रति और भी अधिक सम्मान और श्रद्धा महसूस कर रहे थे। दूसरी ओर दो अर्धसंत कहीं और एक चौंकाने वाली लड़ाई लड़ रहे थे। आकाश में एक निश्चित स्थान पर एक काले वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग खड़े थे और उनके सामने जानवरों की खाल के कपड़े पहने हुए एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग खड़े थे। मैंने सोचा था कि बुजुर्ग मुनिश की ताकत लगभग हमारे बराबर होगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी ताकत हमसे कहीं आगे है। काले वस्त्र वाले बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा। इसके अलावा जब उन्होंने अर्धसंत स्तर हासिल किया तो पूरे महाद्वीप में कोई दिव्य घटना क्यों नहीं हुई? वह वास्तव में बहुत रहस्यमयी हैं। क्या आपको लगता है कि वह एक विनाशविद्रोही अधिपति हो सकता है? एक विनाशविद्रोही अधिपति। सफेद बालों वाले बुजुर्ग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? काले वस्त्र वाले बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, जब मैंने अभी लड़ाई देखी तो मैंने देखा कि उसके कई तरीके और तकनीकें ऐसी हैं जिन्हें मैंने अतीत में कभी नहीं देखा है, और हमारे डार्कबिस्ट कबीले के रिकॉर्ड में भी ऐसी तकनीकों का कोई उल्लेख नहीं है। मुझे लगता है कि इसी वजह से वह लड़ाई में ध्वंसकाल सम्राट को दबाने में सक्षम था, जबकि दोनों ही अर्धसंत हैं। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कुछ समय के लिए गहराई से विचार किया और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह सिर्फ आपका एक अनुमान है। अगर वह वास्तव में एक विनाशविद्रोही अधिपति होता तो वह बिना किसी दिव्य प्रकोप को आमंत्रित किए इस महाद्वीप पर रहने में कैसे सक्षम होता? इसके अलावा विनाशविद्रोही अधिपति अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आदिज्योति बैंगनी ऊर्जा और अन्य योद्धाओं के जीवनसार को निगल जाते हैं। लेकिन आपने भी यह महसूस किया होगा कि उन्होंने अपने विरोधियों के जीवनसार को नहीं निगला है। शायद वह खुद को उजागर नहीं करना चाहता। काले वस्त्र वाले बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखी। आखिरकार अगर वह वास्तव में एक विनाशविद्रोही अधिपति हैं, तो देवाधिपत्य लोक की तो बात ही छोड़िए, हम दोनों भी चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। वह इस बात को अच्छी तरह समझता है, इसलिए उन राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों के जीवनसार को निगलने से खुद को रोकना केवल इसलिए था क्योंकि वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते। ये सब सिर्फ आपके कयास हैं, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। काले वस्त्र वाले बुजुर्ग ने अचानक कहा, लेकिन क्या होगा अगर वह वास्तव में एक हो? सफेद बालों वाले बुजुर्ग शांत हो गए, क्योंकि अगर बुजुर्ग मुनिश वास्तव में एक विनाशविद्रोही अधिपति थे तो यह एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली थी। सिर्फ यह सोचना ही भयानक था कि एक अर्धसंत स्तर का विनाशविद्रोही अधिपति इस महाद्वीप पर मानव जाति के बीच घुल मिल गया था। अगर वह वास्तव में एक विनाशविद्रोही अधिपति हैं, तो यह महाद्वीप वास्तव में नष्ट हो सकता है। काले वस्त्र वाले बुजुर्ग ने कहा, आपने आरव की ताकत और क्षमता की सीमा देखी है। एक बार जब वह राजसिंहासन स्तर हासिल कर लेता है या तलवार क्षेत्र के वास्तविक रहस्यों को समझ लेता है, तो उसे मारना हमारे लिए भी असंभव हो जाएगा। इसके अलावा उसका चरित्र आपके सामने स्पष्ट होना चाहिए। वह स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्ति है जो अपनों के लिए किसी भी चीज की परवाह नहीं करता है। अगर बुजुर्ग मुनिश वास्तव में एक विनाशविद्रोही अधिपति हैं, तो मुझे 99% विश्वास है कि वह निश्चित रूप से बुजुर्ग मुनिश का ही साथ देगा। उस समय यह महाद्वीप शायद समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर वह एक विनाशविद्रोही अधिपति नहीं है? सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, अगर वह विनाशविद्रोही अधिपति नहीं है तो हमारे महाद्वीप को एक और असाधारण अर्धसंत और आरव जैसा भविष्य का एक अद्भुत विशेषज्ञ मिलेगा। विशेष रूप से आरव। अगर वह राजसिंहासन स्तर या अर्धसंत स्तर हासिल कर लेता है, तो विनाशविद्रोही अधिपतियों के खिलाफ भविष्य की लड़ाई में हमारे महाद्वीप के पास एक और दुर्जेय योद्धा होगा।
लेकिन क्या होगा अगर वह एक विनाशविद्रोही अधिपति हैं? काले वस्त्र वाले बुजुर्ग ने अपनी बात दोहराई। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हैं या नहीं, क्योंकि अगर वह एक विनाशविद्रोही अधिपति हैं भी, तो क्या आपको लगता है कि हम ध्वंसकाल सम्राट के साथ मिलकर भी उन्हें मार सकते हैं? वास्तव में अगर हम तीनों सेना मिला लें तो हमारे पास उन्हें मारने की 80% संभावना है। हालांकि वह निश्चित रूप से हम तीनों को गंभीर रूप से घायल करने या हम में से दो को अपने साथ मौत के घाट उतारने में सक्षम होंगे। उस समय देवाधिपत्य लोक की सील से निकलने वाला कोई भी विनाशविद्रोही अधिपति मेरे डार्कबिस्ट कबीले, आपकी दैत्य जाति और मानव जाति का नरसंहार करने के लिए पर्याप्त होगा। काले वस्त्र वाले बुजुर्ग कुछ समय के लिए शांत रहा और फिर बोला, मुझे उम्मीद है कि वह वैसे नहीं हैं। इसके बाद ज्यादा समय नहीं बीता कि उनकी आवाजें आकाश के उस विस्तार में गूंजना बंद हो गईं। प्राचीन नगर के बाहर केंद्रीय क्षेत्र की सेना के सदस्य या तो कुचले जा चुके थे या भाग गए थे और अब वे चिंता का विषय नहीं रह गए थे। हालांकि देवांशी डिंग के चेहरे पर अभी भी एक गंभीर भाव था क्योंकि युगेंद्र गायब हो चुका था। थोड़ी देर शांत रहने के बाद देवांशी डिंग मुड़ी और वहां से चली गई। प्राचीन नगर के भीतर इस समय आरव काफी भयानक स्थिति में था, क्योंकि तलवार इंटेंट उसके भीतर से फूट पड़ी थी और इसके कारण उसके आंतरिक अंगों को गंभीर चोट आई थी। अगर उसके आंतरिक अंग आदि ज्योति बैंगनी ऊर्जा और ड्रैगन पूर्वज के रक्तसार द्वारा मजबूत नहीं किए गए होते तो वह बहुत पहले ही वज्रध्वज के नक्शे दम पर चलते हुए टुकड़ों में विस्फोटित हो गया होता। भले ही वह भीतर से फटने के कारण मरने से बच गया था, लेकिन वह अभी भी इसके मुहाने पर ही था, क्योंकि उसका पूरा शरीर बारीक छिद्रों से भरा हुआ था। सौभाग्य से उसके शरीर की रिकवरी बेहद तेज थी, अन्यथा अगर वह धमाके से नहीं भी मरता तो अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी जान चली जाती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि तलवार इंटेंट के कई अंश अभी भी उसके भीतर मौजूद थे। हालांकि इंटेंट इग्निशन तकनीक का उपयोग करने के कारण उसकी अपनी तलवार इंटेंट घटकर 8वें स्तर पर आ गई थी। इसलिए अपनी क्षमता की सीमा से परे जाकर तलवार क्षेत्र और आकाश भेदी आघात तकनीक का उपयोग करने से आई अत्यधिक थकावट के कारण उसकी संघार तलवार इंटेंट उसके भीतर उग्र हो रही तलवार इंटेंट को दबाने में सक्षम नहीं थी। वह कैसा है? शैलाधर ने आरव के शरीर से लगातार तलवार इंटेंट को बाहर निकलते हुए देखकर अत्यंत चिंतित भाव से मिंक सम्राट से पूछा, जिसे एक बिस्तर पर लिटाया गया था। दिव्या और देवांशी डिंग ने भी मिंक सम्राट की ओर टकटकी लगाई। इस समय मिंक सम्राट यहाँ सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ थे, इसलिए शायद केवल वही जानते थे कि आरव को कैसे बचाया जाए, क्योंकि अगर यह मौजूदा स्थिति जारी रही तो आरव निश्चित रूप से उन तलवार इंटेंट के अंशों द्वारा मार दिया जाएगा। मिंक सम्राट ने कुछ समय के लिए अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर अपना सिर हिलाया। तलवार इंटेंट के वे सभी अंश देवाधिपत्य लोक के अतीत के विशेषज्ञों द्वारा छोड़े गए थे और कुछ तो स्वर्गीय स्तर के दूसरे स्तर तक भी पहुंच चुके हैं। आरव ने अपनी तलवार इंटेंट को अस्थायी रूप से सुधारने के लिए उन्हें जबरन अपने भीतर समाहित कर लिया था। वह खुद उसकी ताकत का एक अत्यधिक दोहन था, लेकिन उसने जबरन एक गुप्त तकनीक का भी इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि उसने अपनी सहन शक्ति की सीमाओं से परे जाकर तलवार क्षेत्र और उस तलवार तकनीक का उपयोग किया। सच कहूं तो यह एक चमत्कार है कि वह अभी भी जीवित है। शैलाधर और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत डर से पीले पड़ गए। बैंगनी मिंक उड़कर मिंक सम्राट के कंधे पर आ गई और फिर उसने बेहद मिन्नत भरी नजरों से उनकी ओर देखते हुए उनके कान को कसकर पकड़ लिया।
केवल वज्रिका ही बेफिक्र होकर एक आत्मिक फल कुतर रही थी। असल में ऐसा नहीं था कि उसे आरव की कोई चिंता नहीं थी। बात बस इतनी थी कि उसे अभी तक आरव की इस गंभीर स्थिति का अंदाजा ही नहीं हुआ था। क्या वास्तव में उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है? देवांशी डिंग ने भारी आवाज में पूछा। एक तरीका है, लेकिन वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, मिंग सम्राट ने गंभीरता से कहा। वह क्या है? कि यह दिव्या थी जिसने ये शब्द कहे। मिंग सम्राट ने बैंगनी मिंग के सिर को सहलाया और पूरी गंभीरता से बोले, उसे तलवार बीज निगलने के लिए मजबूर करो। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।